चेक करते हैं कि क्या आप ऑफिसर बनने के लायक है भी या नहीं है, या जो आपको नॉलेज है वो राइट नॉलेज है कि नहीं। नॉलेज की दो तरह की होती है, एक राइट नॉलेज और एक रॉन्ग नॉलेज। ठीक है, राइट नॉलेज होती है कि किसी चीज का सही ज्ञान होना, और रॉन्ग नॉलेज होती है किसी चीज का गलत ज्ञान होना। हम मान के चलते एक्चुअली नहीं है, बट होता नहीं है वैसा, या उसकी इंप्लीमेंटेशन वैसे नहीं होती। तो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली जनरल रहते हैं वो, और आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड रहते हैं। जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स में एक बैचलर्स डिग्री की है तो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पूछेंगे वो आपसे। आपने अगर इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, कंप्यूटर्स में की है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। आपकी हॉबीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपकी हॉबी सिंगिंग है तो उसके टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। कोई बोल देगा अगर मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है तो वो पूछेंगे कि आप फुटबॉल कितने ग्राम की होती है, क्या वेट होता है फुटबॉल का, फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसका क्या मेजरमेंट्स होती हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। नॉर्मली वो आपकी ओवरऑल नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आपको ओवरऑल नॉलेज कितनी है और उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है, उसकी समझ कैसी है। नहीं, इंटरव्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, देखिए जो प्रीलिम्स एग्जाम है सिर्फ उसी में नेगेटिव मार्किंग है, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, राइट? यस, यस, ओके, गुड क्वेश्चन। Try to raise your hands first so that mic can reach to you. Fine. जो अभी फिलहाल की एज लिमिट है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं इस साल से। There are few categories, जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एज लिमिट है 21 to 32 ईयर्स, और इस दौरान वो 6 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। 26 टाइम्स दे कैन सिट इन एग्जाम, 6 बार एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। एंड फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इट्स 35 ईयर्स, फ्रॉम 21 to 35, एंड दे हैव 9 अटेम्प्ट्स, 9 बार वो बैठ सकते हैं एग्जाम में। एंड फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स the time limit is from 21 to 37 years of age, and they can attempt it 14 times and even more. I think now it's 16 times. See, reservation is as per the government rules. जो reservation criteria है वो government rules के हिसाब से है, और वो vacancies पे depend करता है कितनी vacancies हैं। कुछ reserve vacancies होती हैं, बाकी open होती हैं, वो तो government डिसाइड करती है। जो रिजर्वेशन का है ना, किसी भी तरह की जॉब हो, चाहे वो आईएएस का है चाहे कोई और जॉब है, बेसिकली उसका क्राइटेरिया सेम होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, कि इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, वो सेम उस तरह से रहता है। ठीक है, आईएएस के लिए अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे हैं, और एक बिटिया हमारे बीच में है, मैं 5 मिनट उसके साथ लगाऊंगा, उसके बाद मैं डॉक्टर कैलाश मैम करिए। और इनके घर पे थोड़ा कुछ टेंशन का माहौल है, इनके दादाजी की अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है, और इसने फेसबुक पे देखा, आर्यवर्त ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक पे डाला होगा, तो फेसबुक पे उन्होंने देखा, और फेसबुक से कहाँ से आया बेटा? करोल बाग एरिया से आई है। वहाँ कोई हमारा लीफलेट नहीं पहुँचा है, ना ही, और जबकि करोल बाग में काफ़ी आईएएस एकेडमीज हैं। लिसन, करोल बाग में काफ़ी आईएएस एकेडमीज हैं, लेकिन शी स्टिल डोंट नो, कहीं किसी ने बताया नहीं, क्योंकि सब प्रोफेशनल है, मास्टर डॉक्टर सब बिकाऊ हो गए हैं। ठीक है, जैसे हम आए ऐसे नहीं कोई आता, जैसे आर्यवर्त कर रही ऐसे नहीं कोई करता है। इसीलिए एक विश्वास बन गया, भ्रम बन गया है कि क्या करेंगे यार, क्या पता क्या होगा। ठीक है, ऐसा जो लोग करते हैं ना, उनका साथ दो। हम लोग, अगर आप सब एफर्ट्स करोगे, अगली बार हम हो सकता है ज़्यादा स्ट्रेंथ को लेके हम करें। और आपको ये लिखवाने का मतलब ये है कि आप स्प्रेड करो इस चीज़ को। शिक्षा को सबसे बड़ा दान कौन सा दान होता है? शिक्षा दान। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद नहीं जाता मैं, ये मेरा मंदिर है जहाँ मैं मत्था टेकने आया हूँ। आप सब भगवान के रूप में हो, तो जो मैं यहाँ दे सकता हूँ अपनी तरफ से वो मैं देना चाहूँगा। तो प्लीज़ जिसके जो सवाल है पूछिए। ठीक है, हाँ बेटा, व्हाट यू डू? आईएएस। नहीं, यू वांट टू बी एन आईएएस। अभी क्या कर रहे हो? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही हूँ। क्यों बनना चाहते हो आईएएस? मेरे दादू का ड्रीम था कि मेरे को आईएएस बनाए, एंड मेरा भी ड्रीम है कि मैं बनूँ, उनका ड्रीम पूरा करूँ। सो क्लैप फॉर हर।
अपने ड्रीम सुलझे होते हैं, अपने फ्रेंड, मेरी फ्रेंड वो बन रही है, वो उस कॉलेज में जा रही, मैं तो वही करूँगा। ठीक है, ऐसे होते हैं आजकल के बच्चे। लेकिन जो माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाएं, और माँ बाप के अब दादू जी नहीं रहे, और उनकी इस वक्त उनकी आत्मा कितनी शांति महसूस कर रही होगी कि मेरे बाद में मेरी बेटी पोती को मैं ये बनाना चाहता था, तो भूली नहीं है। मैं चला गया पर मेरा जो सपना था अपनी पोती के लिए वो वहीं पे है। और यू कैन बी डैट फाइन। जो हमारे CISS कंपनी की IAS एकेडमी है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। आपको जो भी फीस हुई उसका 50% लेंगे हम आपसे। जब भी अभी करना हो स्टार्ट अभी करो, ग्रेजुएशन के बाद जब आना हो, ठीक है। बस मैं अभी लिख के दे दूंगा आपको, ऑफिस में कोई भी हो, गो एंड टेक द डिस्काउंट, फाइन। और लेकिन एक शर्त है, बन के दिखाना है, ठीक है। क्या दिक्कत क्या है आपको पढ़ाई में? कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम। इसकी प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कंसंट्रेट नहीं हो पाता। एकाग्रता, जो कि मैंने सबको बताया है कि सबसे बड़ी चीज है एकाग्रता। हर चीज आ जाएगी, हर चीज पालोगे। बोला था पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी अगर एकाग्रता हो। एकाग्रता इसलिए नहीं होती है, बेसिकली वी पीपल बिकम चूजी, और हम अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दूसरे लोगों के सीन ज्यादा याद करते हैं। सपना कभी अपने बारे में नहीं आया। सपने में वो ये कर रही थी, वो ये कर रहा था, मैं वहां गया था, वहां ये देखा मैंने, मतलब दूसरों को देखा। खुद को आप ना थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई टू डू मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ता है बेटा। बाकी क्या है, ऐसे आंख बंद करके कुछ भी ऐसा अपने आप को बनाओ कि मैं कुछ भी नहीं सोच रही, कुछ भी दिमाग में यार छोड़, मुझे सोचना नहीं, मुझे सिंपल ओम ऐसे बोलना स्टार्ट कर, ठीक है। जब लगातार बोलते, मतलब बड़ा वर्ड लगेगा आपको। पहले दिन 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करो, अलार्म लगा लो 15 मिनट का, 15 मिनट बाद बोलेगा तो बंद करो, नहीं तो। और उस वक्त उस ओम के धोने के अलावा आपको कुछ भी ना दिखे, ठीक है। इट विल इंक्रीज योर कंसंट्रेशन, ठीक है। इस पंखे के चलते हुए देख रहे तो इस पंखे को ही देखो, ट्राई टू एनालाइज दिस, और अपने आप को बनाओ कि उसके अलावा कुछ भी ना दिखे, कुछ भी ना दिखे। मंजिल वही पाएगा जिसको पागलपन होगा, जिसको जुनून होगा। एक पंजाबी में गाना है, गाना तो शायद दूसरी तरह का है लेकिन मैं सुनाऊंगा। लगी आले तक कदे नहीं सोंदे तेरी के में आंख लग गई है, सुने? नहीं सुना होगा। तो लगन जिसको होती है उसमें प्यार की बात ये है, लेकिन हम अगर अपने आप से प्यार करें, अपनी मंजिल से प्यार करें, तो हम नहीं सोएंगे, लगन अपने आप आएगी, ठीक है। कोशिश करो मेडिटेशन करने की, और कुछ भी चीज को एक टारगेट बना के उसकी तरफ कि मुझे वही देखना, मुझे और कुछ नहीं देखना। अर्जुन की कहानी सुनी है हमने महाभारत में, मछली की आंख, ठीक है। तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। में गांव में कोने कोने में ये शिक्षा पहुंची। हम उनकी बात करेंगे। अब जो आप लोग बैठे हैं, अभी ये जो पेरेंट्स हैं, आप अभी पूछ रहे थे अपने बच्चे के लिए IAS, ठीक है। आप अब ये बताइए, शिक्षा को अधिकार बना दिया, ये बच्चे का अधिकार है शिक्षा लेना, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन कौन लेता है? आपको क्या बनना है ना? ये माँ ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही है मुझे इतनी देर से, और IAS की वो जो पॉइंट्स नोट कर रही थी वो भी यही नोट कर रही थी। तो ये जो आप अपने बच्चों पर ये थोपते हैं कि आपको यही बनना है, यही बनना है और इसके अलावा कुछ नहीं बनना, ये बच्चे का अधिकार है, आपका नहीं है। आपको सिर्फ उसको गाइड करना है। आप उसको गाइड करेंगे, ये नॉलेज आपको बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जबरदस्ती पकड़ के लेकर जाओ। जैसे होता है ना, कुआं नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। आपको उस अपने बच्चे को कुएं का रास्ता बताना है कि ये रास्ता जाता है यहाँ तक। आप उसको हाथ पकड़ के कुएं तक नहीं लेकर जाएंगे। आप यहाँ पर जो पेरेंट्स करते हैं आजकल के समय में, वो जबरदस्ती उसको वहां तक लेकर जाते हैं। तो ये आज जो शिक्षा का जो ये
चल रहा है, ये बच्चे जो इतने वरिड है, वो बच्ची जो 9वीं में पढ़ती है, अब उसने पूछा IAS, मुझे IAS बनना है। अब उसके पेरेंट्स पता क्या करेंगे, तुझे IAS ही बनना है, अब तू सारे दिन यही पढ़ेगी, टीवी बंद, खेलना बंद, इधर जाना बंद, होगा ऐसा? होगा ऐसा? IAS ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है। अभी सर ने बताया जो IAS में सिर्फ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते, 3 बार 4 बार रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद भी इंटरव्यू में रह जाते हैं। रिटर्न तो आपने बड़ी आराम से क्लियर कर लिया, इंटरव्यू में क्या? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, जो कि आपका सारा ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है, उसमें सिलेक्शन होती है और वो मेन सिलेक्शन मानी जाती है। रिटर्न आप कर सकते हो बहुत अच्छे स्टडीज में हो, जैसे कि अभी सर ने कहा कि आपको टीचर ने कहा कि ये आएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस, और आपने वही कर लिए। डीप स्टडी क्या हुई? आपको एक एक चीज, बहुत सारी बात होती है ना, हम जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, अरे ये पेज तो छोड़ो, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, ये हमने कर रखा है। और जब चांस की बात, बहुत सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि जब वो एग्जाम में करने लगते हैं ना, उसको उन्हें भूला हुआ होता है, क्योंकि हम उसको छोड़ चुके होते हैं। ये तो याद था, याद है, पहले पढ़ा हुआ है, और वो जो पहले पढ़ा हुआ जब वहां पर आता है तो हम भूल चुके होते हैं। ये होती है डीप स्टडी, जो कि आपको करनी है। और IAS की तैयारी, आपने कहा BCom करना है मेरे बच्चों को, IAS एक एम बनाइए आप, लेकिन उससे पहले जो उसके स्टेप्स हैं वो तो पार करेंगे आप। 10वीं में नंबर लेकर आने हैं आपको, 10वीं की पढ़ाई पूरी करनी है, 12th में मार्क्स लेकर आने हैं, तब पूरी करनी है, क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन है ना। और ग्रेजुएशन में भी आप मार्क्स, उस पर भी तो फोकस करेंगे। मेरे नंबर भी अगर IAS भी बने तो फिर क्या करेंगे? अभी तो गवर्नमेंट ने, जो सर ने कहा कि 2 अटेम्प्ट्स जनरल्स वालों को 2 अटेम्प्ट्स दे दिए, और इस बार उन लोगों के लिए 2 और अटेम्प्ट हो गए, पहले 4 होते थे, अब शायद 6 हो गए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए जितने मर्जी हैं, जब तक कि उनकी एज लिमिट क्रॉस नहीं हुई, उनके लिए हुआ है। और OBC का उससे थोड़ा कम है, ऐसा है, मुझे उसका पूरी तरह नहीं पता OBC के लिए कि कितने हैं, लेकिन जनरल का मुझे पता है। और रिजर्व वालों के लिए जितने मर्जी अटेम्प्ट है, आप हर बार, पहले रोक थी कि 3 बारी के बाद आप कर ही नहीं सकते, आप खत्म आपके अटेम्प्ट। तो ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास, मैं एजुकेशन में पढ़ाती हूँ, BEd कॉलेज में पढ़ाती हूँ, जो कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है ना। जैसे आपने अभी पूछा था कि मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेजुएशन में है ना, सेकेंड ईयर में, और आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर, तो उसके लिए आप क्या करेंगी? आपने बताया ना, बीच में और एक स्टेप छोड़ा था, बताइए क्या करेंगी? BSc करने के बाद क्या करेंगी? और उसके बाद, अच्छा, और उसके बाद बस कितना पता है? आप सब लोगों को पहले एक बात ध्यान रख लीजिए कि 12th के बच्चों को कंप्यूटर पे ऑनलाइन फॉर्म भरना आना चाहिए। जो इस बार मैंने हमारे डिपार्टमेंट ने जो देखा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पूरा ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं, सारे एडमिशन ऑनलाइन पे हो गए, और फॉर्म भरने में बच्चों ने इतनी गलती की, क्योंकि वो सबको तो कंप्यूटर का जानकारी है नहीं। कैफे में गए, कैफे में जाने से उनका वो कैफे वाले ने पूरा इकट्ठा 10 उनसे पैसे ले लेके 10 बच्चों का एक साथ कर दिया, किसी की फोटो किसी फॉर्म के साथ लगी है, किसी का रोल नंबर किसी के साथ लगाया। ऐसी इंक्वायरीज आई हमारे पास, ऐसे फॉर्म्स आए, तब हमने नोटिस किया। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ेंगे, और ये सीखना बहुत जरूरी है जिसको भी आगे जाना है। अब इन्होंने कहा कि मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है। वैसे तो आज के समय में नेट पर सारी DU की वेबसाइट खोलो, आपको सारी जानकारी मिलेगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको नेट पे है, नेट का ये फायदा है। लेकिन उसके लिए जब आपने BSc की, उसके बाद आप MSc करेंगी, और उसके बाद नेट का एग्जाम बहुत जरूरी है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आज हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। वो जून में होता है, जून के लास्ट संडे को और दिसंबर के लास्ट संडे को, ये फिक्स है, आज यूनिवर्सिटी का चल रहा है। तो वो नेट बहुत जरूरी है, उसका एग्जाम पास करना। ऐसे ही जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, स्कूल टीचिंग में, अभी 2 साल से हुआ है शायद CTET जैसे नेट है,
ऐसे ही CTET हो गया, वो प्राइमरी टीचर्स के लिए है, और PGT जो 10th क्लास तक स्कूल टीचर्स है उनके लिए कंपलसरी हो गया। B.Ed करने के बाद, ये ग्रेजुएशन करने के बाद नहीं है, ये B.Ed करने के बाद ये आपको CTET देना पड़ेगा। सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स जो है ना PGT, उनको नहीं देना, वो देना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी भी स्कूल में नौकरी नहीं मिलेगी, उसको पास करेगी ना, ये कंपलसरी होगा। तो ये सारी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। और इसी के साथ पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जबरदस्ती ना करें। तुझे IAS ही बनना है, तुझे IAS ही बनना है, तुझे नहीं बनना, उसको क्या बनना है वो पूछिए पहले, और उसकी कैपेबिलिटी भी तो देखिए आप, उसकी कैपेसिटी भी तो देखिए। हो सकता है आपका बच्चा मैथ्स में नंबर तो ले आता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि तेरे 12th में इतने नंबर आए हैं, देख तेरे मैथ्स में इतने अच्छे नंबर आए हैं, जरूरी तो नहीं है उसका इंटरेस्ट भी हो उसमें, है ना? तो इंटरेस्ट भी तो जरूरी है, और बिना इंटरेस्ट के वो जो भी काम करेगा उसमें कंसंट्रेशन नहीं करेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपने उसको जबरदस्ती की, मैं जनरल पेरेंट्स को कह रही हूँ, है ना? जनरल पेरेंट्स को कह रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आज के पेरेंट्स वैसे मैं ये चाहूंगी, एक बात जो बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई कि आर्यवर्त जो सोसाइटी है ये, इसको कम से कम अभी ऐसे लोगों के ग्रुप को बुलाना चाहिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं और जिनके पेरेंट्स उनके साथ ऐसा कोई कार्यक्रम करें और उनको आपको काउंसिल करना बहुत जरूरी है। एक स्कूल में, कमलानगर के एक स्कूल में जब हमारे बच्चे स्टूडेंट पढ़ाने जा रहे थे, मैं वहां पे बैठी थी, एक बच्चा, मैं उस क्लास में गई जिसमें मेरा स्टूडेंट पढ़ा रहा था, तो छोटा सा बच्चा, उसने किताब खोल के बैठा था कौन बनेगा करोड़पति, एक बुक ले रखी थी। मैंने उसको ऐसे ही देखा, मैंने ये क्या कर रहा है, टीचर पढ़ाने आ गए और तुमने ये किताब क्यों खोल रखी है? तो उसने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। बहुत गरीब पर, वो प्राइमरी स्कूल है कमलानगर का, वहाँ पे पढ़ता है और बहुत गरीब परिवार से ही आए होंगे। उसने, उसके बाद मैंने उससे ऐसे ही, फिर उसको जानने के लिए मैंने पूछा, जबकि मेरा नहीं बनता था काम, स्टूडेंट पढ़ाना था, तो उससे मैंने कि आपको आता है इसमें, क्या पढ़ रहे हो ये? कह रहा हाँ मैम। मैंने कहा तुम कौन बनेगा करोड़पति में जाओगे? कह रहा मैंने एक पेज खोला, छोटा सा बच्चा 6th क्लास का था, एक पेज खोला कोई भी, और उससे क्वेश्चन पूछा, उसको तुरंत उसने जवाब दे दिया। फिर मैंने दूसरा पेज खोला, उसने तुरंत जवाब दे दिया, उसको पूरी किताब रटी हुई थी। अब अगर ऐसे बच्चों को, उसके पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, उसके पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो क्या करेगा? तो पेरेंट्स को आज के समय में जो आपको काउंसिल करना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट से भी ज्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स में एस्पिरेशन वो है, उनको पता है, और वो अपने पेरेंट्स से झगड़ते भी हैं, नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मेरे को ये करना है। कई बार पीयर प्रेशर भी होता है, एज ही तो ऐसी है ना, एडोलेसेंस है, जब उनकी ये एज ही ऐसी है, 8वीं से लेकर 7वीं में शुरू हो गया, एक तो 7वीं से लेकर 12वीं तक वो एज ही उनकी ऐसी होती है कि जिसमें क्राइसिस होते हैं उनके, मेंटल भी, फिजिकल भी, सोसाइटी से भी, पीयर से भी, पेरेंट्स से भी, सबसे है उनका झगड़ा चलता है। एक बच्चे को, अब जब आपका 14-15 साल के बच्चे को आप सामान लाने के लिए भेजते हो और वो मना करता है, तो आप बोलते हो तू इतना बड़ा हो गया, तुझे ये नहीं कर सकता तू, कहते हैं ना। और जब वो डिसीजन, किसी घर में कोई बातचीत हो रही होती है, तो जब वो बोलता है तो क्या कहते हो? तो चुप रहे, तू छोटा है, तुझे पता नहीं है, तू चुप रहे, तू छोटा है। अब वो ये सोचता है बच्चा इस एज में कि मैं करूँ क्या? एक तरफ जब पेरेंट्स काम करने की बात आती है तो मैं बड़ा, और मेरी बात सुनने की बात आती है तो मैं छोटा। तो ये सारी चीजें पेरेंट्स को आज के समय में बहुत जरूरी है सोचना, और बच्चों से ज्यादा उनको जरूरत है ये देखने की कि कौन से कोर्सेज में उनके साथ साथ आपको, आपका बच्चा भी कमरे में पढ़ रहा है, आप पढ़ने दीजिए उसको, सिर्फ आपको चेक करना है, ये देखना है किसी भी तरीके से कि वो कर क्या रहा है, बस। ये नहीं जबरदस्ती उसको किताब की, तू ये सो क्यों रहा था बीच में, तूने ये बीच में क्यों पढ़ लिया,
ये सारी बातें आपको जब तक आप समझेंगे नहीं पेरेंट्स, तब तक बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। अब 12th और 10th बोर्ड का थे और उसके बाद वो सुसाइड होते थे ना केसेस, लेकिन क्या बोर्ड खत्म होने के बाद सुसाइड के केसेस कम हो गए? वो एक दो होते ही रहते हैं। तो बच्चों की मानसिकता को, उनकी कैपेबिलिटी को, उनके अंदर काबिलियत क्या है, वाकई में वो क्या करना चाहता है और वो कर सकता है क्या, ये चीज़ को पेरेंट्स को पहचानना है और फिर बच्चों को उस लाइन में भेजना। किसी को कोई इस बारे में कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, मेरा यही है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। थोड़ी तालियों की और सवालों की कमी महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा पहला सेमिनार है जिसमें कम से बच्चे आते हैं, ठीक है? तो आसानी से कोई चीज मिले, यू कैन आस्क, ठीक है? किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह की जॉब, किसी भी तरह की स्टडीज के बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? समुद्र पार करना चाहते हैं, हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, समुद्र पार करना चाहते हैं, तो हमें किनारा छोड़ना ही होगा। अभी अतिथि स्वागत की श्रृंखला में एक नाम श्री राकेश अग्रवाल जी का। राकेश अग्रवाल जी थ्री व्हीलर एसोसिएशन नए भूमि के अध्यक्ष हैं। मैं सतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि राकेश अग्रवाल जी का